नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी 12वें घर के विषय में। त्रिक भावों की चर्चा चल रही है। 8वें घर की बात हुई, 6ठे घर की बात हुई, आज बात होगी 12वें घर के विषय में। ये तीनों ही जो हाउसेज हैं या भाव हैं, ये बहुत ट्रिकी हाउसेज हैं, ठीक है। और अगर इनको हमने अच्छे से समझ लिया या इनकी एनालिसिस हम अच्छी तरह से कर पाए तो हम अपनी कुंडली को या कुंडली के कर्मों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो 12वां घर सबसे पहले समझेंगे कि आखिर 12वां घर होता क्या है। हम सभी जानते हैं, ज्यादातर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि 12वां घर मोक्ष का स्थान है, और ये बात ठीक भी है। 12वां घर एक ऐसा घर है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसे समझिए। ये एक ओपन हाउस है, बाकी हर घर की एक बाउंड्री है। और क्यों है, मैं ये क्यों कह रही हूं? 12वां घर मोक्ष का है। अगर मोक्ष का है तो फिर आत्मा के निर्गमन का स्थान है, यानी मैं इस दुनिया के बंधन से निकल जाऊं, आवागमन के चक्कर से बच जाऊं, निकल जाऊं, तभी तो मोक्ष है। यानी मैंने अपना सारा जो होराइजन है, सारे जो बंधन है, उनको काट दिया और मुक्त हो गए। हुआ ना ओपन हाउस। इसी तरह ये भोग विलास का भी स्थान है। बार बार चर्चा वहीं पर आएगी कि ये इसलिए ट्रिकी हाउसेज हैं क्योंकि अगर वो 8वां आयु है तो मृत्यु है, 6ठा अगर रोग है तो सेहत भी है। इसी तरह 12वां जो है वो अगर मोक्ष है तो भोग विलास और शैया सुख भी है। और इसीलिए इन हाउसेस को समझने में और इनकी एनालिसिस करने में कभी कभी चूक हो जाती है, क्योंकि हम अपने दिमाग में केवल मोक्ष रख रहे हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति भोग विलास में बहुत लिप्त हो, और भोग विलास की भी कोई सीमा नहीं। 12वां घर खर्चे का है, व्यय का स्थान है, तो खर्चे की भी कोई सीमा नहीं है। 12वां घर विदेश का स्थान है, यानी आप अपने घर की, अपने मातृभूमि की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, उड़ जाते हैं, वहां भी बाउंड्री नहीं है, यानी आपने अपने देश को ही छोड़ दिया। सो 12वें घर के जितने भी कारकत्व हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एक बंधन नहीं है, इसीलिए ये एक मुक्त स्थान है। मैं कहती हूं कि ये बाउंड्रीज के बिना एक खुला घर है। यहीं से आप अस्पताल देखते हैं, यहीं से मतलब आप अपने रोग देखिए। 6ठे घर से 7वां घर है, तो जब 6ठा घर होगा, रोग होगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? आप अस्पताल जाएंगे। लेकिन यहीं पर आप डॉक्टर भी हो सकते हैं और आप अस्पताल में नौकरी कर सकते हैं। 6ठा घर एसाइलम्स है, मेंटल एसाइलम, यानी आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत ध्यान से समझिए। 12वां घर दिखा सकता है। आश्रम भी 12वां घर है। क्यों? क्योंकि क्या है, 9th हाउस से 4था घर है, धर्म का सुख स्थान है, हायर लर्निंग का सुख स्थान है। हायर लर्निंग जब हमें हो जाती है, हमारी आत्मा इवॉल्व कर जाती है, तो सुख कहां प्राप्त होता है? मोक्ष में। सुख कहां प्राप्त होता है? आश्रम में, निर्जन वन में, कुटिया में, साधना में। तो धर्म का सुख स्थान है। आठवें घर से 5वां घर। 8वां घर क्या है? 7वें घर से दूसरा, यानी जो हमारे पति पत्नी के बीच के संबंध है, उनका भोग स्थान है।
8वां घर, और 8वें घर से 5वां, यानी इस भोग विलास में हमें कितना आनंद आता है, ये 12वें घर से देखा जा सकता है, क्योंकि 8वें घर का आनंद है। अब 8वां घर तो आप कहेंगे मृत्यु का भी है, तो मृत्यु का आनंद क्या होता है? अगर हमारी मृत्यु हो और हमको मोक्ष मिल जाए, इससे बड़ा कोई आनंद है? हर आत्मा का एक ही पर्पज है, मोक्ष। तो मृत्यु का आनंद क्या है? मोक्ष। तो 8वें घर का आनंद है ये। लग्न से, चलिए शुरू से ही समझ लेते हैं, लग्न से 12वां घर है, यानी आपकी जो भी एनर्जी है, स्टेमिना है, फिजिकल जो बॉडी है, उससे 12वां घर है। अगर आप, ये दिखाता है कि आपकी फिजिकल एनर्जी कहाँ सबसे ज्यादा व्यय होती है, भोग विलास में, शैया सुख में व्यय होती है, या फिर साधना में व्यय होती है। साधना करते वक्त भी इंसान एकदम, जिसको कहते हैं ना, जर्जर हो जाता है। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं साधना में और शरीर को एकदम घटा देते हैं। तो शरीर का व्यय का स्थान है। पर अब आज के समय में आप शरीर से, मतलब आप विदेश जा सकते हैं, ये भी है। हमारी एनर्जी, हमारी शरीर की जो ऊर्जा है कहाँ खर्च होगी, ये दिखाता है 12वां घर। साधना में होगी, भोग विलास में होगी, आश्रम में होगी, अस्पताल में होगी, कहाँ होगी? दूसरे घर से अगर आप देखेंगे तो दूसरे घर से 11वां घर है, धन का लाभ स्थान है 12वां घर। धन का लाभ कब होगा? जब आप खर्चा कम करेंगे। कोई ज्यादा कमाने से रईस नहीं होता। अगर आप बचत करते हैं तो फिर आपका लाभ बढ़ता है, यानी आप अमीर होने लगते हैं। तो सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ। उससे 11वां घर, यानी कि वेल्थ का फायदा, लाभ क्या होता है कि हम उसको कम व्यय करें, हिसाब से व्यय करें, मितव्ययिता रखते हुए खर्च करें, तभी तो उसका लाभ होगा। या ये भी कह सकते हैं कि भाई पैसे का लाभ क्या है? लग्जरी खरीदना। 12वां घर लग्जरी भी है, मैंने कहा ना, भोग विलास। तो हम अपने पैसे का क्या लाभ है? पैसे का लाभ है कि अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स पर खर्चे करते हैं। धन का लाभ हो गया। तीसरे घर से 10वां घर है। अपने छोटे भाई बहनों का आप कार्य देख सकते हैं। एक ही घर, एक कुंडली अपने आप में संपूर्ण होती है। पर अगर सबकी कुंडली उपलब्ध है तो एक कुंडली से इतना दिमाग नहीं लगाया जाता, तो आप अलग अलग कुंडली देख लेते हैं। लेकिन अगर चाहें तो दिमाग लगाकर निकाल सकते हैं। छोटे भाई बहनों का वर्क जान सकते हैं, कर्म देखा जा सकता है। आपकी अपनी सोशल लाइफ में क्या स्टेटस होगा वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, नेबरहुड है, और उससे 10वां घर, यानी हमारी समाज में क्या इज्जत होगी, ये भी आप 12वें घर से देख सकते हैं। चौथे घर से 9वां घर है। माता का धर्म देख सकते हैं, माता की स्पिरिचुअलिटी देख सकते हैं। हमारे सुख का क्या धर्म होगा? हमारे लिए सुख का स्थान है चौथा घर। तो सुख का धर्म क्या होगा? साधना में हमारा सुख का धर्म हम ढूंढेंगे, या भोग विलास में हम अपना सुख का धर्म ढूंढेंगे? पर माता का धर्म देखा जा सकता है, माता की स्पिरिचुअलिटी देखी जा सकती है 12वें घर से। पांचवें घर से अगर आप देखेंगे तो 5वें घर से ये हो जाता है 8वां भाव। संतान की आयु, संतान कब होगी, कैसी होगी, देर से तो नहीं होगी, ये भी बहुत कुछ आप 12वें घर से देख सकते हैं, क्योंकि संतान के लिए ये 8वां घर है। यानी आयु और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपका 5th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, तो अब आप एकदम ये ना समझ लें कि ये तो मतलब बहुत खराब हो जाएगा। हो सकता है आपका बच्चा आपसे दूर कहीं विदेश सेटल हो जाए, तो आपके साथ तो वो 20-25 साल रहा, बाकी सारा जीवन उसने विदेश में काट दिया, आपसे दूर हो गया,
इस तरह से देखिए चीजों को, एकदम नेगेटिविटी की तरफ ना दिमाग को दौड़ाएं। छठे घर से सातवां घर होता है, वो मैं पहले ही समझा चुकी हूं पिछले वीडियो में, छठे घर में, कि ये हमारे डेली रूटीन का बैलेंस है, हमारी लाइफ के, हमारे ऋण का, हमारे खर्चे का, हमारे लिटिगेशन का, हमारे यहां से आप बंधन भी देखते हैं, मतलब सजा वगैरह भी देखी जा सकती, जेल भी होता है छठा 12वां घर। तो यानी कि हमारे रोग ऋण रिपु कैसे बैलेंस होंगे ये भी आप देख सकते हैं 12वें घर से। 7वें घर से छठा घर है, जी हां, 7वें घर से छठा घर का क्या मतलब हुआ? हमारे जो पार्टनरशिप है उसका कंपटीशन आप देख सकते हैं, या हमारे पार्टनर का क्या रोग होगा, हमारे स्पाउस को क्या रोग होगा, ये आप 12वें घर से देख सकते हैं, क्योंकि स्पाउस का रोग का स्थान है, छठा घर है। या हमारे आपस के संबंध भी आप देख सकते हैं कि मेरा स्पाउस जो है वो मेरे लिए शत्रु की तरह एक्ट करेगा कि मित्र की तरह एक्ट करेगा, क्या होगा। तो 12वें घर से आप देख सकते हैं। 8वें घर से मैंने आपको बता ही दिया कि 8वें घर से 5वां घर है, 8, 9, 10 मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। 11वें घर से दूसरा घर है, लाभ का भोग है, वो मैंने पहले भी समझा दिया कि हमारे लाभ का भोग क्या होता है, खर्चा करते हैं, कमाते हैं, खर्चा करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, लग्जरी पर करते हैं, यात्राओं पर करते हैं, विदेश यात्राओं पर करते हैं, तो ये आपकी इनकम का भोग हो गया। विदेश से इनकम आ सकती है, ये भी कह सकते हैं। तो 12वें घर से आप कितनी सारी चीजें हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, आज आपको ये समझ आ गया होगा। 12वें घर में कौन सा ग्रह क्या करता है, चलिए इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। 12वें घर में अगर सूर्य होगा तो पहली बात तो ये कि आपकी सरकारी नौकरी हो सकती है, क्योंकि 10वें घर से तीसरा घर है। आपका पुरुषार्थ कहां लगेगा, कर्म कहां लगेगा, सरकारी कामों में। आपकी सरकारी नौकरी दे देता है 12वें घर का सूर्य। अगर चंद्रमा होगा तो आपका मन थोड़ा अस्थिर होगा, आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपकी माता से दूरी हो सकती है, मां से आप सदैव दूर रह सकते हैं। कई बार आपके परिवार में मतलब जो भी स्त्री संतान होती है उसको आप हमेशा मतलब भांजियां हों, भतीजियां हों, उनको हेल्प करते रहिए। तो चंद्रमा 12वें घर में स्वास्थ्य में भी, बचपन में स्वास्थ्य में भी कमजोरी देता है, विदेश भ्रमण करवा सकता है, पर विवाहितर संबंध भी दे सकता है। मंगल तो आपको मंगली ही बना देते हैं, आपके शैया सुख में बाधा डालते हैं, एक एग्रेसिव प्लैनेट है, कई बार बहुत पैशनेट हो जाते हैं आप, वहां भी नुकसान होता है। अगर मंगल बहुत पीड़ित अवस्था में हो तो फिर आपको किसी लिटिगेशन वगैरह में कष्ट भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह, चोट चपेट भी लगवा सकते हैं। मंगल की पोजीशन बहुत अप्रिशिएटेड नहीं है। अगर बुध बैठा हुआ है तो बुध अपने नेचुरल फॉर्म में नीच के हैं, चाहे वो वहां पर, क्योंकि 12वां यानी मीन राशि में नीच के होते हैं, तो बुध की प्लेसमेंट भी 12वें घर में अच्छी नहीं है। अक्सर आप अपने वर्क से रिलेटेड गलत डिसीजंस लेते ही लेते हैं। कई बार जैसे आप विदेश में अच्छे खासे सेटल थे, पता चला अगर वहां पर वक्री बुध है तो निश्चित रूप से आप एक गलत डिसीजन लेकर वापस आ जाएंगे और बाद में उसको रिपेंट करेंगे। मतलब वर्क से रिलेटेड हमारा पुरुषार्थ अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। अगर बृहस्पति का प्लेसमेंट है तो बृहस्पति का भी प्लेसमेंट अगर अपनी राशियों में बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो फिर तो ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की तरफ आपको ले जाते हैं, ध्यान साधना दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो और राशियों में फिर बृहस्पति जो है वो कभी कभी लीगल हेसल्स में आपको दे सकते हैं, आपके कुछ
पेट वगैरह के रोग जो हैं वो भी आपको दे सकते हैं। सो इनके मिक्स्ड रिजल्ट रहते हैं बृहस्पति के। पर अगर ठीक ठाक एक डिग्निफाइड पोजीशन में है तो अच्छे हैं बृहस्पति, ठीक है। अगर शुक्र 12वें घर में है, क्योंकि शुक्र को नेचुरल ज़ोडियाक में काल चक्र में 12वें घर में उच्च का माना जाता है, तो शुक्र की ये पोजीशन अच्छी है। भोग विलास के लिए भी अच्छी है, लग्जरी के लिए भी अच्छी है, और कई बार अगर उच्च के भी 12वें घर में हो तो साधना के लिए भी अच्छी हो सकती है। ये एक ठीक पोजीशन है। शनि अगर 12वें घर में है तो फिर वहां पर थोड़ी सी एक मामला थोड़ी कठिन आ जाता है। एक तो आपके विवाह में या शैया सुख में कमी करते ही करते हैं, चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस हो या कुछ हो, आपके भोग विलास में थोड़ी सी बाधा डालते हैं। एक ठंडा ग्रह है, क्रूर ग्रह है। लेकिन साधना वगैरह के मार्ग पर अगर आप जाते हैं, सेलिबेसी, अकेले रहना, इस तरह की चीजें, तो आपको अच्छे फल दे सकते हैं। साधना के लिए ठीक है। पर अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो शनि की पोजीशन थोड़ी सी यहां पर वीक है। बृहस्पति की दृष्टि वगैरह हो तो फिर ये पोजीशन सुधर जाएगी। अब बात होगी राहु की। अगर राहु 12वें घर में है तो फिर आप समझिए कि आपका दिमाग एक बेलगाम घोड़ा है और आप किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते, किसी भी हालत में नहीं करते। आपको किसी की छोटी से छोटी कोई बात मानना या बिना मर्जी के काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा की डिजायर है उड़ना, किसी बंधन में नहीं बंधा। 12वां घर दिवाले नहीं है ना, बाउंड्री नहीं है। सो राहु अगर वहां पर है तो आप एक मतलब विदाउट बाउंड्री लाइफ जीना चाहते हैं। अगर केतु है तो फिर डेफिनेटली आपकी सर्च होगी, मैं कौन हूं, क्या हूं, और आपकी ये सर्च बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर बृहस्पति का संबंध भी बन जाए केतु से 12वें घर में, और भी चीजें लग्न लॉर्ड वगैरह की स्थिति भी कुछ अच्छी हो, तो मोक्ष का रास्ता भी खोल सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस 12वें भाव पर। आशा करती हूं कि आज से आप लोगों का इन त्रिक भावों को लेकर एक पर्सपेक्टिव जो है वो बदला होगा। और यहां पर इस चैनल पर मेरा यही काम है कि ज्योतिष के कुछ बहुत जो सेट फॉर्मूलाज आप लोगों के दिमाग में हैं, उनको मैं आपके सामने एक दूसरे अलग नजरिए से पेश करूं, सो दैट आप ज्योतिष को एक बैलेंस्ड वे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। धन्यवाद।